गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम राइबोसोम से पहले का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम से। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये होते हैं मतलब प्रोटीन फैक्ट्री, सारा प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे होगा। और उसके अलावा ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ये प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में होंगे। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं और ये प्रोकार्योट्स में जब होंगे तभी 70S के होंगे एंड एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका एसोसिएशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होगा। जब ये यूकार्योट्स में होंगे तो इनका दे आर एसोसिएट विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दोनों के साथ होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जब ये प्रोकार्योट्स में होते हैं तो 70S के होंगे। जब ये यूकार्योट्स में होते हैं तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे उसमें तो ये 80S के होंगे। लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में होंगे, यूकार्योट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, तब ये 70S के होंगे। और ये बनते कैसे हैं? दो सब यूनिट्स को ज्वाइन करके, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। उन दोनों को ज्वाइन करके बनते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट जिसने देखा था वो था जॉर्ज पैलेडे 1953 में। इन्होंने बताया था इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, वो RNA और प्रोटीन दोनों को मिलाकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉलर। ये लास्ट लाइन में लिखा भी है, कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेनलेस होते हैं। द यूकार्योट्स आर 80S एंड प्रोकार्योट्स आर 70S। सब यूनिट्स कौन सी होती है? एक लार्जर होती है, एक स्मॉलर होती है। सब यूनिट 80S वाला जो होगा वो 60S लार्जर यूनिट होगी, सब यूनिट होगी, और 40S स्मॉलर सब यूनिट होगी। इन दोनों को मिला के बनेगा। जो 70S वाला है वो 50S और 30S का बनता है। अब ये 50S, 30S, 60S, 40S, इसमें जो S है ये है सेवेडबर्ग यूनिट, जो कि ये S इज स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज। जैसे हम सब चीज़ों की यूनिट लिखते हैं ऐसे ही ये। बोथ 80S आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। बोथ 80S एंड 70S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, जो हमने देखी ली है। 80S किसकी बनी होगी? लार्जर सब यूनिट है 60S, स्मॉलर है 40S, इनकी बनी होगी 80S, और 70S वाली बनी होगी 50 और 30 की। बस राइबोसोम्स में इतना है। फिर आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीनियशियस स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों को मिलाकर हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? दे गिव अ मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ये हो गया साइटोस्केलेटन कंप्लीट। ये क्या है? मतलब ये एक फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट तीनों को मिलाकर साइटोस्केलेटन बोलते हैं हम, जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। फिर इसके बाद आते हैं सीली और फ्लैजुला। अब आते हैं सीली और फ्लैजुला। सीली और फ्लैजुला क्या होते हैं? ये होते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि जो छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसे निकल रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं सीलिया या फिर फ्लैजुला। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? जो सीलिया होता है वो स्मॉलर होता है, फ्लैजुला लंबे होते हैं, लॉन्गर होता है। जो सीलिया होता है वो ज़्यादा होता है नंबर में, बहुत पतले धागे होते हैं। थोड़े से उससे ज़्यादा थिक होते हैं फ्लैजुला, जो कि कम होते हैं, सीलिया की कंपेरेबल कम होते हैं। सीलिया बहुत सारे होते हैं नंबर में। सीलिया का क्या काम है? ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराते हैं। और जो फ्लैजुला है वो अनकोऑर्डिनेटेड होता है। जो सीलिया है वो वर्क लाइक अ ओर्स, और फ्लैजुला का काम है वो वाइपर की तरह 180 डिग्री पे काम करते हैं। वाइप लाइक अ मूवमेंट 180 डिग्री। और इसमें क्या है? मूवमेंट, और जो सीलिया है वो मूवमेंट ऑफ सेल भी होता है और सराउंडिंग फ्लूइड भी होता है, दोनों मूवमेंट करते हैं। फ्लैजुला में क्या है? मूवमेंट ऑफ सेल होगा बस, और कुछ नहीं होता। सीलिया में क्या था? मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड।
फ्लैजिला में क्या है, मूवमेंट ऑफ सेल ओनली। और प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक फ्लैजिला जो होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है और बना होता है बेसल बॉडी से, एमर्ज फ्रॉम द बेसल बॉडी। अब ये पहले हमें एनसीईआरटी में देख लेते हैं इतना, फिर इसके आगे इसका जो पूरा फिगर दे रखा है वो देखेंगे। सीलिया क्या है, सीलिया और फ्लैजिला, इनकी सिंगुलर फॉर्म होती है सीलियम और फ्लैजिला की होती है फ्लैजिलम। ये क्या होते हैं, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, वर्क लाइक अ ओर्स, कॉजिंग मूवमेंट आइदर ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। दोनों में से एक का मूवमेंट होगा और दोनों का भी हो सकता है। फ्लैजिला में क्या है, कंपेरेटिवली लॉन्गर, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ मूवमेंट ओनली। प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया हैव अ पोसेसेस फ्लैजिला बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकार्योटिक फ्लैजिला। मतलब दोनों में फ्लैजिला होगा, प्रोकार्योटिक में भी होगा, यूकार्योटिक में भी होगा, बस इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। सीलियम और फ्लैजिलम दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेंगे। और इनके देयर कोर्स आर कॉल्ड एक्सोनिम्स, इनके हम कोर्स को हम बोलेंगे एक्सोनिम। एंड नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू ए लॉन्ग एक्सिस। ये नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस एंड एक्सोनिम यूजुअली 9 डबलेट ऑफ रेडियल अरेंजमेंट। ये इनका जो पूरा फिगर है उसके बारे में बताया गया है कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। पहले हम इसमें एनसीईआरटी में देख लेते हैं, फिर फिगर में समझेंगे। एक्सोनिम यूजुअली 9 डबलेट ऑफ रेडियल अरेंजमेंट पेरिफेरल टू द माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेयर ऑफ सेंट्रिकली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होता है इसमें, साइड साइड में होते हैं पहले, मतलब सर्कुलर में लगे होंगे। और कितने लगे होंगे, वो 9 डबलेट्स लगे होते हैं। उसके अलावा बाकी के 2 सेंटर में भी होते हैं। उस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2, 9+2 एरे कह लो या फिर 9+2 अरेंजमेंट कह लो। क्या होगा उसमें, 9 डबलेट लगे होंगे सर्कुल, जैसे एक मान लो एक सर्कल है या एक चूड़ी की शेप में एक चीज़ है, उसके अंदर 9 डबलेट्स लगे होंगे, एक के ऊपर एक छोटे छोटे कॉइन्स रखे हुए हैं, दो के जोड़ों में ऐसे 9 रखे हुए हैं, तो उनको बोलेंगे 9 डबलेट। और जो 2 बच गए हैं वो सेंटर में रखे हुए हैं, एक के साथ एक लगा कर नहीं, थोड़े से दूर दूर, उनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस। और ये किससे कनेक्ट होगा, ये होगा ब्रिज से कनेक्ट। मतलब ये जो सेंट्रल में जो 2 लगे हुए हैं, इनमें एक पतली सी ऐसे एक डंडी जा रही होगी। एंड ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ, और ये सेंट्रल शीथ से कवर्ड होंगे। और ये जो सेंट्रल शीथ है ये क्या करेगी, सबको रेडियली कनेक्ट करेगी, रेडियल स्पोक से ये जितने भी पेरिफेरल डबलेट्स थे इन सबको कनेक्ट करेगी। देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, और अगर 9 डबलेट्स है तो 9 ही रेडियल स्पोक्स होंगे क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर, और ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए होंगे। बोथ आर सीलियम एंड फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। ये दोनों कैसे होंगे, सीलियम और फ्लैजिलम दोनों एमर्ज फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। अब ये पहले फिगर में देखते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। अब देखो ये बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं ये दोनों, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं। ये अब ये गिनो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। अब इनके साथ में ये जो अंदर 2 सेंट्रल में लगे हुए हैं, ये पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये दोनों ये कवर हैं पूरे के पूरे सेंट्रल शीथ से। ये जो पूरा है ये सेंट्रल शीथ से कवर है, सेंट्रल शीथ से कवर्ड है। और उसके बाद लिखा है विच इज़ कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच बाय रेडियल स्पोक्स। ये सारे के सारे ये ऐसे कवर है जिनको हम बोल रहे हैं रेडियल स्पोक्स, सेंट्रल शीथ से ऐसे कवर है सारे। अब इनमें क्या है, ये 9 होंगी, क्यों 9 डबलेट्स हैं तो 9 ही सेंट्रल रेडियल स्पोक्स होंगे जो कि इसको सेंट्रल शीथ से कवर करेंगे। उसके अलावा द पेरिफेरल डबलेट आर इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। ये जो है ये इसको इंटर डबलेट ब्रिज कह लो या फिर लिंकर कह लो, ये है
इनको कनेक्ट किया हुआ है आपस में, इंटर डबलेट ब्रिज जो आपस में ये कनेक्ट है। ये हो गया सारे के सारे जो इंटर डबलेट ब्रिज। ये हो गए रेडियल स्पोक्स, ये सारे के सारे। ये हो गए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो ये कवर कर रही है दो अंदर सेंट्रल वालों को, इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। और ये होता है साइड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सीलिया और फ्लैजेला में अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो वो पूछ सकते हो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हो। बाकी सेंट्रोसोम और अब हम सेंट्रियोल्स करेंगे। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? इज अ ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? एक ऑर्गेनेल है जो ज़्यादातर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को, जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलेंगे। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। जो ज़्यादातर किसके सराउंडिंग में होगा? दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे होंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लगे होंगे, कि अगर एक ऐसे लगा हुआ है तो दूसरा ऐसे, एक वर्टिकल लगा होगा तो एक हॉरिजॉन्टल लगा होगा कार्टव्हील की शेप में। ये क्या होगा? कार्टव्हील की शेप में होगा। और जो बना होगा ना, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूल प्रोटीन एंड ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। इसमें भी ऐसे ही होगा जैसे चूड़ी की फॉर्म में मान के चलो कि ये एक सेंटर है, एक छोटा चूड़ी की फॉर्म में, और इनमें जैसे उसमें डबलेट्स बीच में रखे हुए थे ना, इसमें 3-3 रखे होंगे एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपलेट। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। और ऐसे ही जैसे उसमें कनेक्ट हो रहे थे ऐसे ही इसमें कनेक्ट होंगे, लेकिन इसमें साथ साथ की कनेक्ट नहीं होते। इसमें पहला वाला आखिरी वाले से कनेक्ट होगा, फर्स्ट वाला लास्ट से कनेक्ट होगा, फिर फर्स्ट वाला अगले का पहला अगले के आखिरी से कनेक्ट होगा। ऐसे कनेक्ट होते हैं इसमें। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज अ प्रोटीनिशियस कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट होगा वो प्रोटीनिशियस हब होगा एंड कनेक्टेड बाय द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। और वो भी ऐसे ही रेडियल स्पोक से कनेक्ट करेंगे जो कि प्रोटीन के बने होंगे। द सेंट्रियोल्स फॉर्म अ बेसल बॉडी of a cilia or flagella and spindle fiber that give rise to a spindle apparatus during cell division in animal cell। ये जो बने होंगे, ये जो है सेंट्रियोल फॉर्म अ बेसल बॉडी ऑफ अ cilia and flagella and spindle fiber, ये that give rise to a spindle apparatus, यही स्पिंडल अपैरेटस बनाएंगे। कब बनाएंगे? सेल डिवीजन के टाइम पे एनिमल सेल्स में। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ रिपीट करानी है, जैसे लास्ट वाला अगर पैरा नहीं समझ आया हो या फिर इनका किसी का डायग्राम ना समझ आया हो, इनका फिगर, तो वो आप पूछ सकते हो। वो मैं दोबारा बना के दिखा दूंगी अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, और इसको एज अ सेल ऑर्गेनेल माना था उस टाइम पे। उसके बाद में स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। ये जो क्रोमैटिन नाम है ये किसने दिया था? ये फ्लेमिंग ने दिया था। द इंटरफेस न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ था, जब ये न्यूक्लियस ऑफ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, उसको बोलते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। वो इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, उनको क्रोमैटिन बोलेंगे। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है इसमें, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। और एक या एक से ज़्यादा जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलाई, जिनका सिंगुलर फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस। अभी हमें बाद में पता चला कि इसमें क्या होगा, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप होगा, जो कि दो होंगे, एक आउटर भी होगा एक इनर भी होगा, जो पैरेलल मेम्ब्रेन होंगे, जिनके दोनों के बीच का स्पेस जो है उसको हम बोलते हैं 10 to, उनको वो स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर्स का,
जिसको हम बोलते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियो स्पेस, जो कि क्या काम करेगा, बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट द साइटोप्लाज्म, जो उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करेगा। बैरियर किस किस के बीच में है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। फिर आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर राइबोसोम्स, और उस पर राइबोसोम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरेक्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, जो न्यूक्लियर एनवेलप है मतलब जो इनकी कोटिंग है, इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्पेस छूटे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं माइन्यूट पोर्स। उन पोर्स का क्या काम है, अब सबसे पहले क्या आया इसमें, क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल हमें किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और क्रोमैटिन नाम दिया था हमें फ्लेमिंग ने। इन्होंने बताया कि इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ होता, न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो उसमें क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड होता है, इलेबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन्स फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन्स कहते हैं। उनमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज होंगे जिनको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलाई प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर होगी न्यूक्लियोलस। इसमें क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला कि इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, जो कि दो पैरेलल होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, इनर भी होगा। जो इन दोनों के जो बीच का स्पेस है वो 10 to 15 नैनोमीटर्स का होता है, जिसको हम पेरी न्यूक्लियो स्पेस कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये आउटर और जो इनर, ये दोनों पैरेलली अरेंज मेम्ब्रेन्स है, ये क्या करते हैं, पेरी न्यूक्लियो स्पेस जो है वो बैरियर का काम करता है। किस किस के बीच में, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। अब हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप पे माइन्यूट पोर्स हैं, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर पोर्स आर दी पासेस थ्रू दी मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करेगी, ये जो है ये मूवमेंट कराती है आरएनए और प्रोटीन का बोथ डायरेक्शन में, मतलब दोनों बाई डायरेक्शनल में, दोनों में इनका दोनों साइड से इनका मूवमेंट कराती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। अब देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल्स, वेरिएशन इन नंबर ऑफ द न्यूक्लियर, मतलब बहुतों में तो क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछों में ज़्यादा भी होते हैं। अब जिन में ज़्यादा होते हैं वो क्या, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हुई ना, तो वो क्या है, सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कौन कौन से आएंगे, एरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स, सीव ट्यूब ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। एग्जाम्पल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। सम ऑफ द मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कौन कौन से मेच्योर सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एरेथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स, सीव ट्यूब्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, वो क्या, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन्स होते हैं। द न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनमें कोई ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये कैसा होगा, साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये क्या, इसका क्या काम है, इसका रोल है साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल RNA synthesis, and large and more numbers of nuclei are present in cell actively carrying out protein synthesis. इसमें क्या है, larger और more number of nuclei are present in the cell actively carrying out protein synthesis। मतलब जो बड़ा और जो बहुत जिनमें ये स्फेरिकल बॉडीज पड़ी हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई कह रहे हैं, ये जितनी बड़ी होगी और जितना
ज़्यादा नंबर्स की होगी। इनका काम है कि एक्टिवली दे आर कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी करेंगी, प्रोटीन कैरी करेगी। उसके अलावा फिर आते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड क्रोमैटिन। जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, हैज़ अ इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर, जिसको हम क्रोमैटिन्स बोलते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। फिर क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होने लगता है तो उस टाइम पे क्रोमोसोम्स दिखते हैं उसमें। क्रोमैटिन्स कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमैटिन्स में क्या होता है, डीएनए होता है और सम बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसको हम प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम हिस्टोन्स कहते हैं, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे और कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होंगे। क्रोमैटिन्स में क्या है, डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे और आरएनए होगा। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड। ये 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड है। अब ये 12th क्लास में दे रखा है 2.2 मीटर, तो ये अगर 2 मीटर लॉन्गेस्ट थ्रेड अप्रॉक्सीमेटली लिखा है तो ये लिख सकते हैं, और अगर 12th क्लास के हिसाब से आएगा तो वो आएगा 2.2 मीटर लॉन्ग। ये 12th क्लास में एनसीईआरटी की ही लाइन है, जब हम उसमें डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे वहाँ पर दिया हुआ है। थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिंगल मतलब इसमें इसकी लेंथ बताइए। एवरी क्रोमोसोम्स इसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और अ सेंट्रोमेयर्स। इनमें ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है सारे क्रोमोसोम्स में, ये जो सेंटर का पार्ट होता है मोस्टली सेंटर, ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को। On the side of the disc-shaped structure called kinetochores are present. Centromeres hold 2 chromatids of a chromosomes. सेंट्रोमेयर में क्या होगा, सेंट्रोमेयर होल्ड 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स। अब इसमें इनके 3 टाइप दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, वैसे तो 4 होते हैं, 4th वाला बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए। मेटासेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होता है वो मिडल में होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो मिडल में होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज अ मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल क्रोमोसोम्स, 2 इक्वल बनते हैं। फिर आते सब मेटासेंट्रिक, उसमें क्या होगा, जो है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मतलब वो बीच में नहीं होगा, एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, मतलब ठीक है, एक शॉर्टर आर्म होगी और एक लॉन्गर आर्म होगी। फिर एक्रोसेंट्रिक, वो क्या होते हैं, उसमें बहुत एंड पे जाकर होगा, जो सेंट्रोमेयर है वो बहुत एंड पे लगा हुआ होता है। क्रोमोसोम्स ऑफ द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड ऑफ द फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, वन इज वेरी लॉन्ग। टेलोसेंट्रिक होते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर टर्मिनल होता है, मतलब एंड पे ही लगा होता है सेंट्रोमेयर। अब पहले इनके सबके हम फिगर देख लें। ये दे रखा है, ये हैं सेंट्रोमेयर्स, ये सेंटर वाला पार्ट जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। ठीक है, ये होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इनको हम बाद में सैटेलाइट बोलेंगे। बाद में सैटेलाइट क्या है क्या नहीं है हम अभी डिटेल में देखेंगे, वो हमने पढ़ा नहीं अभी। इनमें क्या है, ये देखो ये दोनों इक्वल है, ये मेटासेंट्रिक हो गए। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है, हल्का सा ऊपर की तरफ को है, तो एक शॉर्ट हो गई एक लॉन्गर आर्म हो गई, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक बहुत छोटी होगी और एक बहुत लंबी सी होगी। इस वाले का एग्जाम्पल था एक्रोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक का इसमें दिया नहीं है, उसमें क्या होगा कि उसमें ये जैसे ये बना हुआ है लास्ट वाला, तो इसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल सेंटर पे ही एंड पे पॉइंट होगा, ये होगा ही नहीं ऊपर, सीधे बस इतना डायग्राम होगा, इतना फिगर होगा। ये सेंटर वाला, जो सेंटर वाला ये है, ये होगा, ये सेंट्रोमेयर हो गया, और सीधे इसकी ये 2 ये दिखा रखे होंगे, उसके अंदर ये शॉर्टर आर्म बनती ही नहीं है, वो होता है टेलोसेंट्रिक। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द कांस्टेंट लोकेशन। अब कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है कुछ कुछ जगहों पर। दिस गिव अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट, यहाँ पे जो स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट।
फिर आती है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ की एक ही लाइन दी है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडी। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, इनको हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी एनिमल सेल्स में भी। यहाँ होगी हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।